Hello everyone, myself Niket Sujan, second year MBBS student at बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर। तो गाइज़ जैसे हमने पिछले पार्ट में लैरिंग्स का जो बेसिक इंट्रो था एंड हमने लैरिंग्स के रीमा ग्लोटाइटिस रीमा वेस्टिबुलर वगैरह देख लिए थे और डायग्राम से देख लिए थे। एरिथ्रोन और कार्टिलेज की डिटेलिंग भी देख ली, डिटेल्स भी देख ली थी और हमने हिस्टोलॉजी देख ली थी। ठीक है, तो आज हमारा बेसिकली मेन टारगेट होगा मसल्स एंड अप्लाइड पार्ट। और आपको मैं थोड़ा सा लैरेंजियल इनलेट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लैरेंजियल इनलेट नीट पीजी के अकॉर्डिंग तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब क्योंकि इस पर बेसिकली यूनिवर्सिटी में इस पर PYQs वगैरह आ रखे हैं। और बेसिकली क्या है, हमको वहाँ पे 3 स्पेसिस के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ सुप्राग्लॉटिस, सुप्रा ग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस। ठीक है, तो बेसिकली इन 3 स्पेसिस के लिए हमको वो लैरेंजियल इनलेट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ENT का आपका बेसिस बनाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ENT से कोरिलेट करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मैं 3-4 ऐसे अप्लाइड हैं जो आपको शायद तक फर्स्ट ईयर की बुक्स में ना मिले, तो वो आपको ENT की बुक्स में ज़रूर मिलेंगे, जो 2-3 अप्लाइड हैं। तो वो उसका क्या बेसिक थोड़ा सा ओरिएंटेशन रहेगा यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली आज हम इन डायग्राम्स के बारे में समझ लेंगे एंड हाँ, नर्व सप्लाई एंड आर्टिकल सप्लाई भी हम समझ लेंगे यहाँ पे। और हाँ, मूवमेंट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, मसल्स कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, तो गाइज हम यहाँ पे जो मसल्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मसल कंट्रोलिंग द इनलेट ऑफ लैरिंग्स, मसल कंट्रोलिंग and muscle controlling the रीमा ग्लोटाइटिस। and muscle controlling tension in the vocal cord। ठीक है, तो बेसिकली हमको इन 3 ग्रुप्स के मसल्स के बारे में पढ़ना है। और आप जब अपनी आंसर की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो है मसल कंट्रोलिंग द लैरिंग्स, ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर से आपको MCQs पूछे गए हैं, कुछ 1-2 एक्सेप्शंस हैं और 1-2 चीज़ें हैं जहाँ पे MCQs पूछे गए हैं, जैसे व्हाट इज़ द मसल ऑफ स्पिरिंग, विच इज़ द सेफ्टी मसल ऑफ द लैरिंग्स एंड विच इज़ द मॉड्यूलेटर ऑफ लैरिंग्स। इन 3 पे आपको MCQ पूछे गए हैं, तो ये MCQ बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जब भी आप अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की शुरुआत करें मसल कंट्रोलिंग, तो आपको इस फ्लो चार्ट से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली सबसे पहला इसके बारे में पढ़ लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब भाई ये हमको क्या दिख रहा है, ये हमारा एपिग्लॉटिस, सॉरी, ये हमारा एपिग्लॉटिस है और ये हमारा एरिथ्रोन और कार्टिलेज है। मैंने आपको बताया था कि हल्का सा ट्रायंगुलर शेप में आपको दिखेंगे एरिथ्रोन और कार्टिलेज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मसल्स बना देते हैं।
ठीक है। तो पहला मसल हमने बना दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये एपिग्लॉटिस और रेटिनॉइड को जोड़ रहा है, तो क्या हो गया, एरी एपिग्लॉटिक मसल। ठीक है। और गाइस इस डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं अलग कलर से मसल बना रहा हूँ, नहीं तो आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे रेटिनॉइड कार्टिलेज पे अभी हमारे मसल्स बन गए हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेटिनॉइड कार्टिलेज के बीच में हमको मसल्स दिख रहे हैं। तो जो भी रेटिनॉइड कार्टिलेज के बीच के मसल को हम इंटर रेटिनॉइड मसल बोल सकते हैं। अब जो हमारा इंटर रेटिनॉइड मसल है वो दो मसल से मिलके बना हुआ है, एक तो ये और एक हमारा ये जो क्रॉस में दिख रहा है। तो ये तो हो गया ऑब्लिक और ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स। ठीक है, मैं लेबलिंग कर दूंगा। तो ये हमारा हो गया ये जो क्रॉस वाला है ऑब्लिक रेटिनॉइड मसल एंड दिस इज हमारा ट्रांसवर्स रेटिनॉइड मसल। ठीक है, तो लेबलिंग कर देते हैं। अब भाई एक बात और आप देख सकते हैं, अरे सॉरी, हाँ, एक बात और आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्लिक रेटिनॉइड मसल उससे जस्ट थोड़ा सा कनेक्टेड है हमारा ये एरी एपिग्लॉटिक मसल। ठीक है, तो देख सकते हैं। तो क्या गाइस मैं एक ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हमारा जो ये वाला मसल है एरी एपिग्लॉटिक मसल दैट इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्लिक रेटिनॉइड मसल। स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक बात और नोट कर लीजिएगा, मैं आपको लिखवा भी दूंगा कि हमारा जो ये मसल है दैट इज़ एरी एपिग्लॉटिक मसल दैट इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्लिक रेटिनॉइड मसल। ठीक है, ये हमारा एपिग्लॉटिस हो गया, ये हमारा एरी एपिग्लॉटिक मसल और ये हमारा हो गया एरिडिनॉइड कार्टिलेज। और दोनों को मिला के एक मिनट, एक तो ये और एक ये। ठीक है, ये हमारा है ट्रांसवर्स रेटिनॉइड मसल और ये हमारा है इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं इंटर रेटिनॉइड मसल। ठीक है, अब गाइस इन मसल्स का फंक्शन देख लेते हैं हमने जिसके लिए इनको लिखा है। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारा ये मसल है एरी एपिग्लॉटिक मसल, ये हमारे एपिग्लॉटिस को ऐसे खींचता है इस टाइप से। ठीक है, और ये जो हमारे बेसिकली इसका काम क्या है, हमारे जो लैरिंजियल इनलेट है उसको क्लोज करना। ठीक है, तो गाइस ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप से यहाँ पे इसको टेंशन यहाँ पे जनरेट कर रहा है और इसको खींच रहा है। इसका सिंपल सा काम है लैरिंजियल इनलेट का क्लोज करना। ठीक है, तो हमारे जो एरी एपिग्लॉटिक मसल है इसका काम है लैरिंजियल इनलेट को क्लोज करना। अभी इस डायग्राम में आप ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि कैसे क्लोज कर रहे हैं, एक डायग्राम और बनाता हूँ उससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ।
गाइस ये हमारा रेटिनोइड कार्टिलेज है, और ये जो मैंने ऑब्लिक सी लाइन बनाई है ये वाली, ये हमारी है एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये साइड व्यू से देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, और ये हम देख रहे हैं साइड व्यू से, ठीक है। और गाइस ये जो हमारा है ये दैट इज़ थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, तो अगर गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है, तो ये क्या हो गया, थायरो एपिग्लॉटिक मसल। ये क्या हो गया हमारा, वही एरी एपिग्लॉटिक मसल। तो आप देख सकते हैं ये जो मसल है ये हमारे एपिग्लॉटिस कार्टिलेज को यहाँ खींच रहा है, और ये जो मसल है ये हमारे एपिग्लॉटिस कार्टिलेज को यहाँ खींच रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है, ये इसको यहाँ कर रहा है ऐसे। तो ये सिंपल है, इसको क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये अगर आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो थायरो एपिग्लॉटिक मसल है वो इसको इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसके कॉन्ट्रैक्शन से हमारा एपिग्लॉटिस कार्टिलेज यहाँ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे लैरिंजियल इनलेट को ओपन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, हमारे लैरिंजियल इनलेट को क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से अप्रिशिएट कर सकते हैं इस डायग्राम से कि ऐसे क्लोज हो रहा है और ऐसे ओपन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो लेबलिंग कर लेते हैं हम इन लोग की। तो ये मैंने क्या बनाई है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बनाई है, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके बना रहा हूँ तो डायरेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल है कि किस डायरेक्शन में खींचेगा। ये हमारा एरी एपिग्लॉटिस मसल, एंड ये हमारा थायरो एपिग्लॉटिक मसल, और ये हमारा रेटिनोइड कार्टिलेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इनके एक बार फंक्शन लिख लेते हैं। इसका काम क्या है, क्लोज लैरेंजियल इनलेट, ठीक है। किसका काम है, एरी एपिग्लॉटिक मसल का। और जो हमारा थायरो एपिग्लॉटिक मसल है उसका काम है ओपन लैरेंजियल इनलेट। ठीक है, हो गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग के डायग्राम्स ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड हेडिंग पे, दैट इज़ मसल कंट्रोलिंग रीमा ग्लोटाइटिस, ठीक है। अब गाइस एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जनरल पॉइंट है, हमारा जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो हल्का सा बेंड होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है, बॉडीज वगैरह पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा बेंड होता है, तो इनके थायराइड कार्टिलेज के बीच में का एक एंगल बनता है, ठीक है। और ये एंगल बेसिकली एडम्स एप्पल को डिफाइन करता है, तो ठीक है। तो एक आप लिख लीजिए यहाँ पे पॉइंट कि मेल्स में एंगल बिटवीन इस थायराइड कार्टिलेज इज 90 डिग्री, और एंगल बिटवीन थायराइड कार्टिलेज इज 90 डिग्री बिकॉज ऑफ दैट एडम्स एप्पल is more prominent in males, ठीक है।
तो बेसिकली आप बना सकते हैं यहाँ पे कि ये थायरॉयड कार्टिलेज है, उसके बीच में हमको मिल जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और फीमेल्स के अंदर ये जो एंगल बिटवीन थायरॉयड कार्टिलेज है दैट इज़ 120 डिग्री, इसी के कारण ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं होता। तो वही मतलब जितना मान लीजिए जितना ज़्यादा मतलब ऐसे होगा उतना ज़्यादा वे पीकनेस या शार्पनेस आएगी, इसी कारण एडम्स एप्पल हमको दिखेगा। यही रीज़न है एडम्स एप्पल दिखने का। तो फीमेल्स के अंदर देख लीजिए कि मतलब थायरॉयड कार्टिलेज के बीच का एंगल होता है 120 डिग्री, एंगल बिटवीन थायरॉयड कार्टिलेज इज़ 120 डिग्री, ठीक है। शायद तो छोटा सा डायग्राम भी बना दीजिए, थायरॉयड कार्टिलेज और दैट इज़ 120 डिग्री। ये हमारा थायरॉयड कार्टिलेज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड हेडिंग पे, दैट इज़ मसल कंट्रोलिंग रीमा ग्लोटाइटिस, ठीक है। अब गाइस एक बात आप याद रखिएगा कि रीमा ग्लोटाइटिस जो रीमा ग्लोटाइटिस जो है वो दो स्पेसिस से मिलके बना है। मतलब बेसिकली उसमें क्या होता है, रीमा ग्लोटाइटिस के अंदर ना दो स्पेसिस होती हैं, एक हमारी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होती है और एक हमारी इंटर कार्टिलेजिनस स्पेस होती है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों स्पेसिस को कंट्रोल करने वाले मसल अलग अलग होते हैं इसलिए, और इसी के बेसिस पे जो रीमा ग्लोटाइटिस का क्लोजर और ओपन है वो भी वैरी करता है, ठीक है। तो हैज़ इंटर membranous space and inter cartilaginous space, ठीक है। अब इंटर कार्टिलेजिनस स्पेस मतलब ऑफकोर्स बता ही रहे अपने नाम से कि वो दो कार्टिलेज के बीच में होगा, और हम कौन से दो पेयर के कार्टिलेज पढ़ते हैं, दैट इज़ हमारा एरिटनॉइड कार्टिलेज। तो लिख दीजिए आप इसके बारे में कि इट इज स्पेस बिटवीन टू एरिटनॉइड कार्टिलेज, बिटवीन टू एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। और हमारी जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है दैट इज़ बिटवीन टू वोकल कॉर्ड्स। अब वोकल कॉर्ड कैसे रिप्रेजेंट करते डायग्राम में आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं डायग्राम के साथ। ये हमारा क्या है, थायरॉयड कार्टिलेज हमने पहले बना दिया था, ठीक है। अब भाई एरिटनॉइड कार्टिलेज के यहाँ पे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि क्रिकॉइड कार्टिलेज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एरिटनॉइड कार्टिलेज का बेस है वो किस पे रेस्ट करता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज पे। तो हम यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज बना देंगे। मैं पूरा क्रिकॉइड कार्टिलेज नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हमको इतने की ज़रूरत है, ठीक है। ये मतलब बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है उसके ऊपर एरिटनॉइड कार्टिलेज है, ठीक है, ऐसा। और वोकल कॉर्ड्स बना देते हैं, ठीक है, ओके। तो गाइज अब अगर आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी की पूरी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ रीमा ग्लोटाइटिस है, और ये जो स्पेस बन रही है ये वाली,
दैट इज़ इंटरकार्टिलेजिनस स्पेस ऑफ रीमा ग्लोटाइटिस। तो ऐसे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि 2 स्पेसिस में हमको डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट डिमार्केट करने के लिए मैं अलग अलग बना देता हूँ कि ये 2 स्पेसिस हैं यहाँ पे। ये हमारी है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, और आप इसको लिख सकते हैं इंटरकार्टिलेजिनस स्पेस। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए IM और यहाँ पे IC। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पूरा रीमा ग्लोटाइटिस है, ये पूरा रीमा ग्लोटाइटिस स्पेस। ठीक है, और मसल्स बना देते हैं। कौन कौन से मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, अब गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एरिटेनल कार्टिलेज की थोड़ी सी डिटेलिंग बताई थी। तो मैंने आपको एरिटेनल कार्टिलेज में बताया था यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं, एक हमारा वोकल प्रोसेस और एक मस्कुलर प्रोसेस। आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये मस्कुलर प्रोसेस होता है यहाँ पे, और एक होता है यहाँ पे वोकल प्रोसेस। ठीक है, तो मस्कुलर प्रोसेस से क्या है, ऑफकोर्स मस्कुलर प्रोसेस नाम दिया मतलब कोई ना कोई मसल्स वहाँ से अराइज हो रहे होंगे, इसलिए उसको मस्कुलर प्रोसेस नाम दिया होगा। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने ये डार्कन किया है दैट इज़ दिस पार्ट, ये हमारा मस्कुलर प्रोसेस है। और यहाँ से हमको 2 मसल आते हुए दिख रहे हैं। एक तो देखिए ये जा रहा है थोड़ा लैटरली, बाहर की तरफ जा रहा है लैटरली, तो इसका कुछ लैटरल से नाम होने वाला है। ठीक है, और ये थोड़ा अंदर की साइड है पोस्टीरियरली, तो इसका पोस्टीरियर से कुछ नाम होने वाला है। ठीक है, एनाटॉमी में ऐसा ही है, जो चीज़ जहाँ पे हो उसको उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया है। सिंपल सीधी सी बात है। ये थोड़ा लैटरली जा रहा है तो इसका कोई लैटरल से नाम होगा, और ये थोड़ा सा ये क्या नाम, ये थोड़ा पोस्टीरियर जा रहा है तो इसका पोस्टीरियर से कुछ नाम होगा। तो वही ना। और एक बात बताइए कि जुड़ा किससे है, ये हमारा क्रिको कार्टिलेज और ये हमारा एरिटेनल कार्टिलेज। सिंपल हम बता सकते हैं क्रिको एरिटेनल मसल, और कौन सा एक पोस्टीरियर हो जाएगा, लैटरल हो जाएगा, सीधी बात है। ये हमारा है लैटरल क्रिको। एक मिनट, पहले मैं कार्टिलेज वो कर लेता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, और ये जो है ये हमारा है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, और ये हमारा है, ऐसे लेबल कर देते हैं, ये हमारा एरिटेनॉइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड। ठीक है, और हाँ ये जो मैंने डार्कन कर रखा है दैट इज मस्कुलर प्रोसेस। ठीक है, ओके। अब मसल हम आराम से अनलॉक कर सकते हैं उनके नाम। तो यहाँ पे ये हमको लैटरल दिख रहा है, तो ऑफकोर्स एरिटेनॉइड और क्रिकॉइड, तो नाम दे देंगे हम लैटरल क्रिको एरिटेनॉइड मसल। ठीक है, और ये हमारा जा रहा है पोस्टीरियरली, तो ये हो जाएगा पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड मसल। ठीक है, अब यहाँ पे ये ही मेन 2 मसल है काम करने वाले, और एक मसल का काम आता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा लैटरल क्रिको एरिटेनॉइड मसल और ये पोस्टीरियर। ठीक है,
अब जो हमारा पोस्टीरियर वाला है उसका काम है एबडक्शन कराना। अब गाइस अगर आप हेड एंड नेक कभी आप पढ़ लें तो ऑफकोर्स आपने अपर लिम्ब तो पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अब एबडक्शन आप बता सकते हैं कि एबडक्शन का काम मतलब क्या है। एबडक्शन दैट इज़ दूर जाना, ठीक है। और एडक्शन मतलब कुछ ऐड हो रहा है, मतलब पास आना, ठीक है। तो एबडक्शन करा रहा है मतलब जो हमारा पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनोइड मसल है वो वोकल कॉर्ड्स को दूर ले जा रहा है, मतलब एरिटिनॉइड कार्टिलेज को दूर ले जा रहा है। सिंपल सीधी सी बात है कि ये हमारा जो एयरवे है, लैरिंग्स से क्या होती है हमारी एयर, हवा वगैरह पास होती है, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। तो ये हमारा जो एयरवे है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एयरवे, उसको सीधी सी बात है ओपन रख रहा है, ठीक है। कौन? पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड मसल, ठीक है। क्या कर रहा है? ओपन रख रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स। क्या बोलते हैं हम इसको? सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। अभी मैं इसका डायग्राम भी बनवा देता हूँ तो आपको और समझ आ जाएगा। एक ब्रीफ इंट्रो ले लीजिए, ठीक है। तो इसकी डिटेल ले लेते हैं। दैट इज़ इसका फंक्शन क्या है? एबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। कैसे होगा? ये डायग्राम को रेप्लिकेट करेंगे हम, ठीक है। मान लीजिए ये वोकल कॉर्ड्स पहले ऐसे थे, अब क्या होंगे? फैलेंगे, ठीक है। एबडक्शन में दूर जाना तो ऐसे जाएंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। तो ऑफकोर्स ये यहाँ से कनेक्टेड है तो ऑफकोर्स ये भी दूर जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा? ठीक है, ये हमारे मस्कुलर प्रोसेस है। तो अब देख सकते हैं कि ये दूर चले गए हैं, एबडक्ट हो गए हैं। ये हमारी वोकल कॉर्ड्स थी, जस्ट एबडक्ट हो गए हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? दिस कीप्स आर एयरवे ओपन, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस posterior crico arytenoid muscle, posterior cricoarytenoid muscle is also known as safety muscle of larynx, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स। नीट पीजी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स? क्योंकि ये एयरवे को हमारे ओपन रखता है, ठीक है, इसलिए इसको सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे लैटरल क्रिकोएरिटिनॉइड मसल, दैट इज दिस वन। आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। अब गाइस अगर पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड मसल एबडक्शन करा रहा है तो ऑफकोर्स ये एडक्शन कराएगा, ये इन सारे जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं उनको पास लाएगा और हमारे एरिटिनॉइड कार्टिलेज को भी पास लाएगा। बस सीधी सी बात है, अगर मैं हाँ एक बात यहाँ पे लिख लीजिए कि ये क्या कराता है? ओपन कराता है रीमा ग्लूटाटिस को। तो इसके कारण क्या होता है? opens the रीमा ग्लूटाटिस, opens the रीमा ग्लूटाटिस। कौन सा? ये लैटरल पोस्टीरियर वाला, ओपन्स रीमा ग्लूटाटिस, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ओपन्स रीमा ग्लूटाटिस, ठीक है, एबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड से, ठीक है। तो ये ओपन कर रहा है कौन?
हमारा पोस्टीरियर वाला, तो लैटरल वाला सीधी बात है क्लोज कराएगा। क्लोज कैसे करा सकता है, एक ही उसके पास ऑप्शन है, एडक्शन कराना, ठीक है, तो एडक्शन से क्लोज कर देगा। अब वैसे एक और बात है, वो पूरा क्लोज नहीं करेगा, वो केवल और केवल इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस को ही क्लोज कर पाएगा। कौन, हमारा दैट इज़ लैटरल क्रिकोएरिटिनॉइड मसल, वो केवल इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस को क्लोज कर पाएगा, इंटर कार्टिलेजियस स्पेस को वो क्लोज नहीं करवा पाएगा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। इसको क्लोज कराने के लिए हमारे पास अलग मसल है, उसकी बात करते हैं। तो दिस एडक्ट्स द vocal cord कैसे होता है, तो गाइस अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो इसने यहाँ पे एडक्ट करा के वोकल कॉर्ड्स को पास ला दिया, तो सीधी सी बात है, और इसने एरिटिन और कार्टिलेज को भी पास ला दिया। ये डार्कन स्पेस क्या है, दैट इज़ हमारी मस्कुलर प्रोसेस, ठीक है। लीड टू क्लोजर ऑफ ओनली इंटर membranous space of रीमा ग्लोटाटिस, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं मसल ऑफ विस्परिंग, इसलिए इसको बोलते हैं कि इसको लैटरल वाले को लैटरल क्रिकोएरिटिनॉइड मसल, बिकॉज ऑफ दिस lateral cricoarytenoid muscle is known as whispering muscle, whispering muscle। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी MCQ आया हुआ है, ठीक है गाइस। तो अब अगर हमको यहाँ पे इसको भी क्लोज कराना है, ठीक है, हमको इंटर कार्टिलेजिनस स्पेस को भी क्लोज कराना है, तो हमको अब यहाँ पे हेल्प लगेगी हमारे इन मसल्स की। कहाँ गए, ये रहे इंटर एरिटिनॉइड मसल। अगर हमको रीमा ग्लोटाटिस के इंटर मेम्ब्रेनस इंटर कार्टिलेजियस स्पेस दोनों को, मतलब हमको इंटर कार्टिलेजियस स्पेस को भी क्लोज कराना है, तो हम गाइस यहाँ पे हेल्प लेंगे हमारे इंटर एरिटिनॉइड मसल का। तो अब यहाँ पे नोट कर लीजिए कि टू क्लोज इंटर कार्टिलेजिनस स्पेस ऑफ रीमा ग्लोटाटिस we use इंटर एरिटिनॉइड मसल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारी सेकेंड हेडिंग भी ख़त्म होती है, दैट इज़ मसल कंट्रोलिंग द रीमा ग्लोटाटिस। अब हम कर लेते हैं मसल कंट्रोलिंग द टेंशन इन द वोकल कॉर्ड, ठीक है, ओके। थर्ड हेडिंग डाल दीजिए, थर्ड तो हेडिंग तो डाली हुई है हमारी, थर्ड, ठीक है। वही सेम डायग्राम रिपीट होगा गाइस, ठीक है, वही बना दीजिए वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अब भाई यहाँ पे आप देखेंगे कि
एडिटिनोड कार्टिलेज से हमारा एक मसल अराइज होता है और वो थायराइड मेम्ब्रेन पे जाके थायराइड कार्टिलेज पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा है थायरो एडिटिनोइड मसल। ठीक है। अब गाइस हाँ, एक और बात यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया था ना कि मतलब ऑब्लिक वाला, कि ऑब्लिक एरिटिनॉइड मसल से ही उसका मॉर्फोलॉजिकल एक्सटेंशन है हमारा एरी एपिक्लोटिक मसल, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ ये हमारा थायरो एरिटिनॉइड मसल है। थायरो एरिटिनॉइड मसल का भी एक मॉर्फोलॉजिकल एक्सटेंशन होता है जो आगे जाता है वोकैलिस मसल, तो यहाँ पे जाएगा पूरा वोकैलिस मसल, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी एमसीक्यूज वगैरह में आता है कि वोकैलिस मसल इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ दैट इज़ ये हमारा थायरो एरिटिनॉइड मसल, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के लिए ये कलर से बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा है वोकैलिस मसल। अब इसका फंक्शन थोड़ा अलग है। पहले गाइस हम यहाँ पे जो हमारी ये पूरी मेम्ब्रेन है या फिर पूरा जो ये आउटलेट है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा एंटीरियर पार्ट है, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। ठीक है। अब अगर आप देख सकते हैं गाइस, तो हमारा जो ये वोकैलिस मसल है, वोकैलिस मसल जो है वो पोस्टीरियर 2/3 में हमारी जो ये वोकल कॉर्ड से उससे जुड़ा नहीं हुआ है। आप गाइस देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पेस क्रिएट की है बताने के लिए कि पोस्टीरियर 2/3 में हमारा वोकैलिस मसल नहीं जुड़ा है वोकल कॉर्ड से। पर जैसे आप एंटीरियर 1/3 में एंटर करते हैं हमारा वोकैलिस मसल, तो वहाँ पे वो हमारा वोकल कॉर्ड से जुड़ जाता है, उससे अटैच हो जाता है, और इसी का एक्सटेंशन है हमारा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकते हैं आराम से कि इसी से निकल रहा है कौन सा हमारा वोकैलिस मसल, दैट इज़ ओरिजिनेटिंग या फिर मॉर्फोलॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द हमारा थायरो एरिटिनॉइड मसल, ठीक है। तो लेबल कर देते हैं हम। ये तो गाइस वही सेम है, थायराइड कार्टिलेज और एरिटिनॉइड कार्टिलेज, वही सेम जो पुरानी लेबलिंग चल रही है, ये हमारी फिर भी लेबल कर देते हैं। ये हमारा थायराइड कार्टिलेज और ये हमारा एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। वही नाम, मतलब ऑफ कोर्स आप ओरिजिन इंसर्शन से आराम से बता सकते हैं कौन सा मसल है, दैट इज थायरो एरिटिनॉइड मसल। और ये हमारा है वोकैलिस मसल, और यहाँ पे कर देते हैं लेबल। ठीक है, ओके। तो अब गाइस आप इनके फंक्शंस देख लेते हैं। हमारा जो ये है थायरो एरिटिनॉइड मसल, इसका काम है वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करना। इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं, रिलैक्स वोकल कॉर्ड, मतलब टेंशन जनरेट नहीं करता, ठीक है। और वोकैलिस मसल है, इसके दो काम हैं।
जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो है वोकैलिस मसल वो एंटीरियर पोस्टीरियर टू थर्ड में तो वोकल कॉर्ड से जुड़ा नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स उसमें तो उसका सेम काम होगा एज हमारा थायरो एरिटेनॉइड मसल, वो पोस्टीरियर टू थर्ड के अंदर रिलैक्स करेगा वोकल कॉर्ड को, ठीक है। पर गाइस ये जो पोस्टीरियर में है, एंटीरियर वन थर्ड में है, एंटीरियर वन थर्ड में ये हमारा वोकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे वो वोकल कॉर्ड को एकदम पकड़ के रखेगा, जकड़ के रखेगा, तो वहाँ पे वो टेंशन जनरेट कर देगा उनके अंदर। सिंपल सी बात है, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर देगा वोकल कॉर्ड्स को। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो वोकैलिस मसल है वो पोस्टीरियर टू थर्ड के अंदर हमारे वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करेगा, और जो एंटीरियर वन थर्ड है उसमें पूरा वोकल कॉर्ड से एकदम पूरा जॉइंट है, बहुत अच्छे से वो एकदम अच्छे से हैं, उसके कारण क्या करेगा वो उनमें टेंशन जनरेट करेगा, तो एंटीरियर टू थर्ड में वो टेंशन जनरेट कर देगा, एंटीरियर वन थर्ड में टेंशन जनरेट कर देगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि पोस्टीरियर, पहले एंटीरियर लिख देते हैं, एंटीरियर वन थर्ड में टेंशन जनरेट कराएगा इन वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। और पोस्टीरियर टू थर्ड में रिलैक्स करेगा, पोस्टीरियर टू थर्ड में रिलैक्स द वोकल कॉर्ड, ठीक है। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म होता है। एक और मसला है गाइस यहाँ पे, वो थोड़ा सा ना अलग है, ठीक है। उसके लिए एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस ये हम साइड वाइज व्यू देख रहे हैं, तो ये हमारा है थायरॉयड कार्टिलेज, ये, और ये हमारा है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। या अगर आपने एम्ब्रियो पढ़ी होगी, हाँ, हेड एंड नेक की, तो हेड एंड नेक की एम्ब्रियो के अंदर जब हम हमारे फेरेंजियल आर्चेस वगैरह का पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी हम यही डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। फिर फर्दर हम बताते हैं कि हाँ वो आर्चेस वगैरह के फर्स्ट आर्च से कौन सा फोर्थ आर्च से कौन सा कार्टिलेज डेवलप होता है वगैरह, हम यहाँ पे कहानी वहाँ पे बताते हैं, वो अलग कहानी हो जाती है। अब गाइस यहाँ पे ना इस एरिया में एक मसल होता है, नाम से पता चल रहा है, दैट इज़ क्रिकोथायरॉयड मसल, क्रिकॉइड और थायरॉयड के बीच वाला मसल, ठीक है। और यहाँ पे इस एरिया में ये हमारा होता है वोकल कॉर्ड, ये हमारा है वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो भाई जब ये हमारा क्रिकोथायरॉयड मसल, ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये हमारा थायरॉयड कार्टिलेज आगे जाएगा, और इसकी ये जो हमारी वोकल कॉर्ड्स है उनकी लेंथ बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी हमारी वोकल कॉर्ड्स की, और ये थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम वो बना दें कि डिस्प्लेस का डायग्राम कैसे डिस्प्लेस होगा, जब ये वाला जो हमारा मसल है, दैट इज़ क्रिकोथायरॉयड मसल, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब वो
ठीक है। तो ये ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा आगे, और ये हमारी जो मेम्ब्रेन होगी, दैट इज़ मेम्ब्रेन क्या बोल रहा हूँ, वोकल कॉर्ड्स होंगी, वो भी उनकी भी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेस्ड है आगे। डिस्प्लेस थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। और ये हमारा है इंक्रीज्ड लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड, ठीक है। ये अब जानते ही है, दैट इज़ हमारा थायराइड कार्टिलेज। और ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये हमारा क्रिकोथायरॉयड मसल, ठीक है। इसके कॉन्ट्रैक्शन से ये दो चीज़ें होंगी, लीजिए फंक्शन। इसका फंक्शन ये है कि इसके कॉन्ट्रैक्शन से ये चीज़ें होंगी हमारी। एक तो डिस्प्लेस थायराइड कार्टिलेज फॉरवर्ड डिस्प्लेस होगा, ऐसे फॉरवर्ड डिस्प्लेस होगा, ठीक है। और हमारा वोकल कॉर्ड्स की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, तो गाइस इसी के साथ हमारा मसल्स एंड मूवमेंट्स वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। जितने भी मसल्स के मूवमेंट्स वगैरह थे हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। तो इस एक और बात, दैट इज़ छोटा सा पार्ट है, दैट इज़ आर्टीरियल एंड नर्व सप्लाई ऑफ द लैरिंग्स। पहले हम नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो सेंसरी सप्लाई एंड मोटर सप्लाई। सेंसरी सप्लाई, जब भी हम आर्टीरियल सप्लाई और उसकी बात करते हैं तो हम एक बेस बनाते हैं कि जैसे अगर आपको याद हो एब्डोमेन में हम जब भी हम रेक्टम की वगैरह की जब भी हम नर्व सप्लाई आर्टरी सप्लाई बोलते थे, हम बोलते थे कि इसके अबव, इसके बिलो, या फिर हम जब भी और भी मतलब जब भी हम और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि हाँ अबव दिस एंड बिलो दिस, हम ये पढ़ते थे। तो भाई यहाँ पे भी हम वोकल कॉर्ड को एज अ बेस बना रहे हैं कि अबव द वोकल कॉर्ड अलग नर्व सप्लाई, अलग आर्टीरियल सप्लाई है, और बिलो द वोकल कॉर्ड अलग नर्व सप्लाई, अलग आर्टीरियल सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डिवाइड कर दीजिए इसको दो में। अबव वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, और यहाँ पे बिलो वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे नर्व सप्लाई हमारी हो जाएगी इंटरनल लैरेंजियल नर्व, ठीक है। यहाँ पे हमारी हो जाएगी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ठीक है। यहाँ पे मोटर सप्लाई में, ये जो सेंसरी सप्लाई होगी, मोटर सप्लाई में सबको ऑल मसल्स ऑफ
सप्लाइड बाय ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स आर सप्लाइड बाय हमारी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व. रिकरेंट लैरेंजियल नर्व. पर गाइस हर चीज़ तो हो नहीं सकती कि हर चीज़ सप्लाई करते, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होंगे ही होंगे. तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है. अब इसका एक्सेप्शन का रीज़न आपको एम्ब्रियो में पता चलेगा कि फेरेंजियल आर्चेस के बेसिस पे एक्सेप्शन का रीज़न होता है कि अलग अलग नर्व सप्लाई, मतलब देखिए हर फेरेंजियल आर्च की अपनी अपनी एक नर्व सप्लाई होती है. किसी ग्लॉसोफेरेंजियल है, किसी के लिए फेशियल नर्व है, वो अलग अलग हम अलग कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं. ठीक है, वो एम्ब्रियोलॉजिकल रीज़न है. तो अगर गाइस इसका आपको रीज़न चाहिए तो वो फेरेंजियल आर्चेस के एम्ब्रियो में मिलेगा. वो मैं आपको पढ़ा दूंगा जब एम्ब्रियो का लेक्चर्स हम करेंगे. ठीक है, एक्सेप्ट क्रीको थायराइड मसल. इसको सप्लाई करती है हमारी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, सॉरी इसको सप्लाई करती है हमारी एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व. ठीक है, अब आर्टीरियल सप्लाई पे आ जाते हैं. नर्व सप्लाई हो गई, अब आर्टीरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई. कभी भी गाइस आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ब्लड सप्लाई, तो आपको आर्टरी प्लस वेन दोनों का ब्लड सप्लाई बतानी पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ रहा है कि राइट द ब्लड सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ठीक है, तो आपको वहाँ पे वीनस ड्रेनेज भी लिखना पड़ेगा उसका, और उसका आर्टीरियल सप्लाई भी लिखनी पड़ेगी. ठीक है, अगर स्पेसिफाई कर रहा है क्वेश्चन में केवल वीनस ड्रेनेज लिखो, केवल आर्टीरियल सप्लाई लिखो, तो अलग बात हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे अबव द वोकल कॉर्ड्स हमारी सप्लाई करती है. अबव है सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी. सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी. वैसे नीड नहीं है पर मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसका हम डेडिकेटेड लेक्चर करेंगे आर्टरीज ऑफ द हेड एंड नेक वगैरह. ये ब्रांच है किसकी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी की. सुपीरियर थायराइड आर्टरी. और जो हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी दैट इज़ द ब्रांच ऑफ ईसी है, ईसी के एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. अब कैरोटिड आर्टरी क्या है वो उसका अलग से एक डेडिकेटेड लेक्चर आएगा अबाउट द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द हेड एंड नेक. ठीक है, अब गाइस अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर अबव द वोकल कॉर्ड पे सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी, तो नीचे क्या हो गया, इंफीरियर लैरेंजियल आर्टरी. सीधी सी बात है. इंफीरियर लैरेंजियल आर्टरी. यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि किसकी ब्रांच है ये. अगर यहाँ पे सुपीरियर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंफीरियर ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी. अब यहाँ पे एक्सटर्नल तो इंटरनल नहीं है, ऐसा नहीं करना. यहाँ पे ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी. सबक्लेवियन आर्टरी. ठीक है, ओके गाइस, तो बेसिकली लैरिंग्स ख़त्म ही है. और इसका अप्लाइड देखने और एक छोटा सा टॉपिक है लैरेंजियल इनलेट, तो वो हम देख लेते हैं. ठीक है, वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ. ठीक है, देखिए गाइस, लैरेंजियल इनलेट का क्वेश्चन है तो आपको बेसिकली यही जो डायग्राम हमने पहले किया था फर्स्ट लेक्चर में, वही डायग्राम है. ठीक है,
बस इसको आपको रेप्लिकेट करना है। इसमें बस एक दो चीज़ें ऐड करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसी डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग वापस बनाइएगा अपनी कॉपी में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सभी कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए लैरिंजियल इनलेट। ठीक है, तो जो इन्फो की नीड नहीं है आप उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आप क्या देखना है कि देखिए ए बी सी, अगर गाइस आप देखिए तो आपको 3 स्पेसेस दिख रही हैं। ठीक है, ए है हमारी सुप्रा ग्लॉटिक स्पेस, बी है हमारी ग्लॉटिक स्पेस, और सी है हमारी सब ग्लॉटिक पार्ट, मतलब सब ग्लॉटिक स्पेस या पार्ट बोल देते हैं। ठीक है, लेबल कर देते हैं यहाँ पे। बेसिकली लैरिंजियल इनलेट के 3 पार्ट हैं, सुप्रा ग्लॉटिक पार्ट और हमारा सब ग्लॉटिक पार्ट। ये हमारा सब ग्लॉटिक पार्ट। ठीक है, लेबल कर देता हूँ मैं इनको। और इसके पार्ट्स हैं, लैरिंजियल इनलेट के पार्ट्स, दैट इज ए बी एंड सी। ए बी सी क्या है वो आपको पता चल गया यहाँ पे। ठीक है, अब गाइस एक और बात आप यहाँ नोट कर लीजिए, ये हाँ, ये जो है ये यहाँ पे फर्दर एक्सटेंशन करके एक स्पेस बना देता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पायरिफॉर्मिस फोसा या स्मगलर्स फोसा, ये हमारा है पायरिफॉर्मिस फोसा या फिर स्मगलर्स फोसा। अब वैसे इसको स्मगलर्स फोसा क्यों कहते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में जब मतलब एयरपोर्ट वगैरह पे जो चोर वगैरह होते थे, अगर उनको हीरे की चोरी वगैरह करके जो उसका स्कैन वगैरह होता था यहाँ वहाँ पे, और उससे सरपास करना होता था, तो भाई हमारे मतलब जो हमारा लैरिंग से वहाँ पे एक पायरिफॉर्मिस फोसा होता था जो खाली होता था, तो लोग वहाँ पे हीरे वगैरह छुपा दिया करते थे ताकि आराम से जो स्कैन वगैरह उसको पास कर सकें, इसलिए इसको स्मगलर्स फोसा कहा जाता था। ठीक है, आपको बस इसके बारे में यही याद रखना है कि हाँ एक स्पेस होती है पायरिफॉर्मिस फोसा, इसको स्मगलर्स फोसा कहा जाता है। इसके डिटेल पे हमको नहीं जाना, किसी ज़माने में इस पर क्वेश्चन आया करता था, अब इस पर क्वेश्चन आना बंद हो गया है। और पायरिफॉर्मिस फोसा का बस आपको इतना जानना है कि इसको स्मगलर्स फोसा कहा जाता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे देख लिए 3 पार्ट इसके लैरिंजियल इनलेट के। ठीक है, अब लैरिंजियल इनलेट की आप बाउंड्री देख लीजिए, तो बाउंड्री की 3 है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल।
ठीक है। एंटीरियरली हमको मिल जाएगा एपिग्लॉटिस, ठीक है। पोस्टरली हमको मिल जाएगा इंटर एडिनॉइड फोल्ड, ठीक है। एंड लैटरली हमको मिल जाएगा एडिनॉइड फोल्ड, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। तो गाइस आपको लैरिंजियल इनलेट में बस इतना याद रखना है कि ये इसकी 3 बाउंड्रीज़ हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, और आप ये डायग्राम बना देंगे और थोड़ा सा पाइफॉर्मेंस फोसा का लेवलिंग कर लेंगे तो सीधी बात है 3 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन आराम से आप लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। और लैरिंजियल इनलेट की बात चली तो आप अप्लाइड लिखना है, तो अप्लाइड में आपको बता देता हूँ, लैरिंग्स में अप्लाइड एज अ लॉन्ग आंसर कहीं भी लिख सकते हैं, लैरिंजियल इनलेट भी आ रहा है या मसल कंट्रोलिंग लैरिंग्स है तो वहाँ भी आप अप्लाइड इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक बात और लैरिंजियल इनलेट के बारे में कि ये जो है लैरिंजियल इनलेट ये क्लोज होता है एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग, स्वॉलोइंग, gets closed while swallowing, खाना, ठीक है। और गाइस और एक बात कि लैरिंजियल इनलेट में अगर आपको आंसर बढ़ाना है तो आप मसल कंट्रोलिंग में भी लिख सकते हैं, क्योंकि गाइस हमने यहाँ पे लैरिंजियल इनलेट कैसे क्लोज होता है कैसे ओपन होता है उसकी कहानी भी हमने यहाँ पे देखी थी कि ये जैसे ये हमारा ओपन कर रहा था एंड ये हमारा क्या नाम है क्लोज कर रहा था लैरिंजियल इनलेट को, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर आंसर बढ़ाना हो तो। और थोड़ा अगर 6 मार्क का क्वेश्चन में आ गया तो मसल कंट्रोलिंग के लैरिंजियल इनलेट भी आप लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, ओके। अब गाइस मेन पार्ट जो अप्लाइड पे आ जाता है, ठीक है, जो आपको हर आंसर में लिखना ही लिखना है कि हर चीज़ का क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है तभी वो पढ़ाई जा रही है, ठीक है। अप्लाइड पहले में हम लिख देंगे लैरिंजियोसील, अब लैरिंजियोसील क्या होती है बेसिकली क्या ये स्वेलिंग ऑफ साइनस ऑफ लैरिंग्स है, जो हमने साइनस पढ़ा था ना ये साइनस ऑफ लैरिंग्स इसकी स्वेलिंग है, ये क्या है स्वेलिंग ऑफ साइनस ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। ये गाइस किस में देखा जाता है, जो भी मतलब जो भी जिनका काम भी मतलब ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल ट्रम्पेट प्लेयर्स या फिर बांसुरी वगैरह बजाने वाले लोग या फिर ऐसे लोग जो ग्लास ब्लोइंग के काम में मतलब करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो बहुत सारे हमारे ग्लास के वेसल्स वगैरह बनते हैं तो वो ग्लास को पहले बहुत मोल्ड पूरा ग्लास को मोल्ड किया जाता है, फिर उसमें हवा भरी जाती है ताकि वो एक प्रॉपर शेप में आ सके, तो इनको ग्लास ब्लोअर्स कैसे जो वर्कर्स इनमें काम करते हैं, तो ग्लास ब्लोअर्स वाले वर्क में भी ये लैरिंजियोसील देखा गया है। और जो भी ट्रम्पेट प्लेयर्स होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा अपने बक्सीनेटर मसल का यूज़ करते हैं, बक्सीनेटर मसल हम पढ़ेंगे जब हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट टीएमजे जॉइंट्स टीएमजे जॉइंट को कंट्रोलिंग मसल होता है बक्सीनेटर, हम वहाँ पे बक्सीनेटर को पढ़ेंगे, ठीक है। वही सब यहाँ पे लिख सकते हैं सीन इन पीपल हु आर trumpet player / who use buccinator muscle a lot / glass, ये अलग से लिख देते हैं, हाँ इसी में लिख देते हैं / glass ब्लोअर पीपल, ठीक है।
अब लैरेंजियोसील जो होती है, इस पर एक बार एमसीक्यू आया हुआ है लैरेंजियोसील पे, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लैरेंजियोसील पे। तो एक एमसीक्यू आया है, वो बता देता हूँ मैं आपको। इसको हम लैरेंजियोसील जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, इंटरनल लैरेंजियोसील एंड एक्सटर्नल लैरेंजियोसील। वो नाम में ही काम छुपा है यहाँ पे। ठीक है, इंटरनल लैरेंजियोसील में क्या होता है, जो स्वेलिंग होती है साइनस ऑफ लैरिंग्स की, वो इंटरनली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वेलिंग होती है वो इंटरनली होती है ऑफ द साइनस ऑफ लैरिंग्स। यहाँ पे जो स्वेलिंग होती है एक्सटर्नल लैरेंजियोसील पे, वो ऐसी स्वेलिंग होती है जो बाहर से होती है एक्सटर्नली, और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती है कि वो थायरोहाइड मेम्ब्रेन को भी पियर्स करके फाड़ के निकल जाती है आगे। तो यहाँ पे एमसीक्यू यही आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन केसेस की, मतलब लैरेंजियोसील में कौन सी लैरेंजियोसील होती है जो थायरोहाइड मेम्ब्रेन को भी पियर्स करके फाड़ के आगे चली जाती है। तो आंसर था एक्सटर्नल लैरेंजियोसील। ठीक है, ये एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप लिख दीजिए स्वेलिंग पियर्स द थायरोहाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, ये वाला। अब एक और आता है सिंगल्स नॉड्यूल, टीचर्स नॉड्यूल, स्कीमर्स नॉड्यूल, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्क्रीमर्स, इसको कोई लोग टीचर्स नॉड्यूल भी बोलते हैं, टीचर्स नॉड्यूल। ठीक है, और इसका एक और नाम है वोकल नॉड्यूल, वोकल नॉड्यूल। तो गाइस, ये उनमें देखा गया है जो अपने वोकल कॉर्ड्स का बहुत ओवर यूज़ करते हैं। जैसे टीचर्स जब लेक्चर्स वगैरह दे रहे होते हैं तो आवाज़ पीछे तक जाए लेक्चर हॉल में, इसलिए वो ज़ोर से बोलते हैं। जिन कॉलेज में माइक वगैरह नहीं होता है, जिन टीचर्स को माइक से बोलने की आदत नहीं होती, तो गाइस वो इतना ज़ोर से बोलते हैं ताकि आवाज़ जो है वो पीछे तक जा सके लेक्चर की। तो उनमें ये टीचर्स नॉड्यूल या सिंगल्स नॉड्यूल देखा गया है। अब ये होता क्या है, छोटा सा डायग्राम है, वही हम जो डायग्राम बनाते आ रहे हैं वोकल कॉर्ड्स का। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स के एक जंक्शन पे, ये वोकल कॉर्ड्स है हमारे, वहाँ पे आपको एक स्वेलिंग दिख जाती है या फिर एक रेडनेस दिख जाता है, एक नोड्यूल फॉर्मेशन दिख जाता है। बेसिकली एक एरिया ऑफ रेडनेस है यहाँ पे। ठीक है, किसके बीच में है, एंटीरियर वन थर्ड और के मतलब जंक्शन क्या है, एंटीरियर वन थर्ड पोस्टीरियर टू थर्ड के बीच में आपको एक एरिया ऑफ रेडनेस दिख जाएगा। दैट इज़ ये हमारा है सिंगल्स या स्क्रीमर्स नॉड्यूल। ठीक है, इसके बारे में एक और लिख सकते हैं कि ये क्या है, एरिया ऑफ रेडनेस, यहाँ पे रेडनेस हो जाती है। रेडनेस प्रेजेंट। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पे ये होता है मैक्सिमम वाइब्रेशन पॉइंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा वाइब्रेशन होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिमम वाइब्रेशन पॉइंट है, इसी रीज़न के कारण चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लामेटर
नोड्यूल इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक है गाइस। तो अब एक दो और अप्लाइड है, दैट इज एक टर्म आता है स्ट्रीडर, STRIDOR, स्ट्रीडर। और एक होता है स्टीटर, मतलब देखिए थोड़े से सिनोनिमस टर्म है। एक है STRIDOR और एक है STERTOR, स्ट्रीटर। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन में बहुत फ़र्क है। जो अपना स्ट्रीडर होता है उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ये ऐसी जगह है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हार्श, टर्बुलेंट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एयर passing through a partially या फिर fully partially obstructed airway at the level या फिर उसके नीचे भी at the level or below the level of pharynx से बोलो larynx। ठीक है, अब गाइस स्ट्रीटर की डेफिनेशन देखिएगा, फिर कंपेयर करिएगा। STERTOR, स्ट्रीटर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि लो पिच्ड noisy respiration due to partially narrowed air passage at the level, above the level of larynx। ठीक है, वही तो समझिएगा, यहाँ पे क्या हार्श टर्बुलेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पे लो पिच साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों में एक चीज़ आप सिमिलर देख सकते हैं, पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड, पार्शियली नैरोड। ठीक है, ये होता है, मतलब दोनों के साउंड में फ़र्क रहता है। एक की साउंड बहुत हाईली इंटेंसीफाइड आती है, हार्श साउंड आती है, और एक की लो पिच साउंड आती है। ठीक है, अब फ़र्क यहाँ पे ये है कि या तो ये जो है स्ट्रीडर हमको दिख सकता है एट द लेवल या फिर बिलो लेवल ऑफ फेरिंग्स पे दिख सकते हैं, ये हमको अबव द लेवल ऑफ लैरिंग्स पे दिखती है वाली साउंड। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब गाइस एक और टर्म आता है लैरिंगोमेलिसिया। अब गाइस वैसे अब ENT में हम जाके इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक सेपरेट लेक्चर होता है इन सब पे। ठीक है, स्टीटर इन सब पे, भाई यहाँ पे बेसिक इंट्रो है तो वो लेना ज़रूरी है। लैरिंगोमेलिसिया, इसका क्या मतलब होता है कि पार्शियल, मतलब क्या होता है, मैंने आपको जो स्पेसेस पढ़ाई थी, सुप्रा सब ये सब स्पेसेस पढ़ाई थी, तो यहाँ पे क्या होता है सुप्रा ग्लॉटिक स्पेस का मतलब आप मान सकते हैं कि कोलैप्स हो जाना, मतलब बाहर निकल जाना या फिर बंद हो जाना। सिंपल सी बात है, सुप्रा ग्लॉटिक स्पेस का बंद हो जाना, कोलैप्स हो जाना, उसको हम लैरिंगोमेलिसिया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि एक मिनट, पार्शियल और कंप्लीट इनवर्ट्स कोलैप्स ऑफ द सुप्रा ग्लॉटिक स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रेजेंट होंगे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन
लीडिंग टू partial occlusion of the airway. ठीक है। ओके गाइस, लैरिंगोमेलिसिया के बारे में हम ईएनटी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पे इसकी अलग अलग थ्योरीज आती है कि लैरिंगोमेलिसिया होता है कैसे, उसके डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आती है, वो अलग कहानी हो जाती है। सेपरेट लेक्चर होता है ईएनटी में इसके बारे में। ठीक है, तो गाइस ऐसे ही हमारा सारे अप्लाइड वगैरह ख़त्म होते हैं। एक और लिख लीजिए, सबग्लॉटिक स्टेनोसिस, नाम से वो तो ईजी है। नाम से पता चल रहा है कि सबग्लॉटिक स्पेस का बंद हो जाना। क्लोजर ऑफ सबग्लॉटिक स्पेस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लैरिंग्स पूरा ख़त्म होता है। आई नो ये थोड़ा सा लेक्चर ये थोड़ा बड़ा हो गया पिछले पार्ट से, बट ठीक है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट जितने भी थे वो सारे कवर कर दिए हैं। हमारा लेक्चर यहाँ से शुरुआत होता है, मसल कंट्रोलिंग से लेके हमने जितने भी स्पेसेस वगैरह थी, लैरिंजियल इनलेट वगैरह जितने भी थे, सब आर्टरी सप्लाई, नर्व सप्लाई सब कवर कर दिया था। अब गाइस थोड़े 1 मिनट और रुक जाइए, हम नेटर के एटलास की इमेजेस भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वही जो देखिए वही 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 डायग्राम है, वही सिंपल डायग्राम है। ये आप देख सकते हैं एपिग्लॉटिस हमारा, और यहाँ पे हमारा कहीं पे थायराइड कटलेज तो होगा ही होगा, थायराइड आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ठीक है, तो गाइस अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा थायरो एरिटिनॉइड मसल और थायरो एपिग्लॉटिक पार्ट। ठीक है, यहाँ से अगर आप नहीं, ये वाला वो डायग्राम नहीं है, एक सेकेंड, ये वो डायग्राम नहीं, पहले ये वाला डायग्राम देख लीजिए। अब ये वही वाला डायग्राम है जो हमने बनाया था। यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्लिक एरिटिनॉइड मसल क्रॉस में जा रही है, ट्रांसफर एरिटिनॉइड मसल। ठीक है, ये हमारा एपिग्लॉटिस है, और ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो मसल ये वाला नहीं, मतलब यहाँ पे कनेक्टेड दिखाई नहीं हुआ है, बट आप देख सकते हैं कि ये हमारे दो एरिटिनॉइड कार्टिलेज है, उन दोनों के बीच में हमारे ये जो मसल होते हैं दैट इज़ इंटर एरिटिनॉइड मसल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ऑब्लिक एरिटिनॉइड मसल का ही से ही कंटिन्यू हमारा हो रहा है हमारा एरी एपिग्लॉटिक मसल, एरी एपिग्लॉटिक पार्ट। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये जो कंटिन्यूशन है, मैंने इसलिए लिखा था कि मॉर्फोलॉजिकल पार्ट, मॉर्फोलॉजिकल कंटिन्यूशन ही है उसका। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा था कि वही वाला डायग्राम जो हमने बनाया हुआ था ऐसे करता है, और सिंपल सी बात है खोलता है लेंस इनलेट को। ठीक है, ओके। और हाँ, नर्व सप्लाई तो ठीक है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर पार्ट, ये हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है, वोकल कॉर्ड की ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट पे अलग अलग नर्व सप्लाई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे हमारी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व आ रही है। ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर लैरिंजियल नर्व आ रही है, और हमारी जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है वो दो में डिवाइड हो रही है, दैट इज़ हमारी इंटरनल लैरिंजियल नर्व और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। और गाइस यहाँ पे जो हमारे वोकल कॉर्ड्स के अबव के जितने भी मसल है उसको इंटरनल लैरिंजियल नर्व सप्लाई कर लिया, और मैं आपको बताया था कि एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व केवल एक मसल को सप्लाई करती है, दैट इज़ हमारा क्रिकोहायोइड मेम्ब्रेन, क्रिकोहायोइड मसल। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल वाली ब्रांच आ रही है और इसी को सप्लाई कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल इसी को सप्लाई कर रही है, इसी में वो पॉइंट लिखाया था यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम डायग्राम में भी वो देख सकते हैं। और यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व हमारी जो मोटर सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये वही डायग्राम है, सिंपल सी बातें हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, मोमेंट्स वाला डायग्राम अगर आप देख सकते हैं तो ये वही वाला है, डिस्प्लेसमेंट वाला, कि आगे थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स, जो हमारी ये वाली है वोकल कॉर्ड्स, उसकी अगर आप देखें हमारा जो क्रीकोथायरॉइड मसल है उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमारा जो थायरॉइड कार्टिलेज है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, और हमारी जो वोकल कॉर्ड है उसकी लेंथनिंग हो जाती है। तो वही यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ओके। और हाँ, क्रिको, हमारा क्रिको एडिनल मसल एंड एक्शन ऑफ पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का काम क्या था, हमारा एबडक्ट कराना, एबडक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एडिनल कार्टिलेज है ये वाली, ये दूर जा रहे हैं और हमारी वोकल कॉर्ड्स भी दूर जा रहे हैं, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, और लैटरल का काम क्या था, एडक्शन करा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे एडिनल कार्टिलेज यहाँ थे, अब यहाँ को एडिनल कार्टिलेज ऐसे आ गए, मतलब थोड़ा सा पास में आ गए, तो एडक्शन हो गया। वही बात, वही जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था वही वाला यहाँ पे सेम एक्शन बता रहे हैं, ये एबडक्शन है और ये एडक्शन है। ठीक है, वही यहाँ पे डायग्राम में बताया जा रहा है।
एंड हाँ, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि एक्शन ऑफ ट्रांसफर्स एंड ऑब्लिक एटिनॉइड मसल। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने क्या बताया था कि वो जो हमारे इंटर एटिनॉइड वाले मसल्स थे वो हमारे इंटर कार्टिलेजिनस स्पेस ऑफ द रीमा ग्लोडेटिस को क्लोज कर देते। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको पूरा का पूरा क्लोज कर दिया गया है। ये तो क्लोज कर दिया था, ये तो हमने देख लिया था कि ये क्लोज हो चुका है हमारा, दैट इज़ लैटरल क्रिको एटिनॉइड मसल के कारण। और पर इसको जो ये वाला स्पेस बचा हुआ था इसको भी पूरी तरह क्लोज करने के लिए हम इंटर एटिनॉइड मसल्स का यूज़ करते थे, ठीक है। और वोकैलिस मसल एंड ये, हाँ, अब यहाँ पे गाइस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारा जा रहा है कौन सा, थायरो एटिनॉइड मसल, कौन सा, थायरो एटिनॉइड मसल, पूरा का पूरा उसे कवर करके जा रहा है। और गाइस ये हमारी हैं वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, ये हमारी है वोकल कॉर्ड्स जो जा रही है। अब गाइस यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारा है वोकैलिस मसल, ठीक है, क्या है, वोकैलिस मसल। वोकैलिस मसल स्टार्टिंग ऑफ द पार्ट में हमारी वोकल कॉर्ड से जुड़ा नहीं हुआ है, फाइनली आके पूरा का पूरा हमारा इससे जॉइंट हो जाता है। तो ये वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बता रहा है कि हमारे जो थायरॉइड एडिनॉइड मसल्स हैं वो रिलैक्स कर लेते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स को कहीं भी किसी पूरे पार्ट में, एंटीरियर पोस्टीरियर पूरे में कर देते हैं। पर हमारे जो ये वाले मसल है वोकैलिस मसल हमारे पोस्टीरियर वाले पार्ट के अंदर जो पोस्टीरियर टू थर्ड था वहाँ पे तो वो रिलैक्स करते थे, पर जैसे ही वो यहाँ पे पूरा का पूरा जुड़ जाते हैं तो वो टेंस कर देते हैं पूरी की पूरी वोकल कॉर्ड को। तो ये वही डायग्राम है, ठीक है। ओके गाइस, तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमको थायरो एपिग्लॉटिक मसल दिख जाता है, जो मैंने ऐसे करके डायग्राम बनाया था। यहाँ पे थायरो मतलब ये हमारा थायरॉइड कार्टिलेज बन के यहाँ पे ऐसे बनाया था, और यहाँ पे अलग से मैंने एडिनॉइड कार्टिलेज बनाया था ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे मैंने मसल्स के अटैचमेंट बताए थे आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो मसल है दैट इज़ हमारा थायरो एपिग्लॉटिक मसल, वो किस टाइप से जुड़ रहा है हमारे एपिग्लॉटिस से, और एपिग्लॉटिस को यहाँ पे ओपन करने की कोशिश कर रहा है हमारे लैरिंजियल इनलेट को। और ये हमारा कहाँ गया, यहाँ पे यहीं पे था ये वाला मसल, हाँ, एटिनॉइड मसल, एटिनॉइड दैट इज़ ये रहा हमारा एरी एपिग्लॉटिक मसल। एरी एपिग्लॉटिक मसल यहाँ पे जुड़ रहा है, वो लैरिंजियल इनलेट को क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सारे डायग्राम्स हो गए नेटर एटलास के। इसी के साथ गाइस हमारा लैरिंक्स पूरा खत्म होता है। थैंक यू फॉर